उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा से एक जिसको कहे ना कि एक फाउंडेशन जैसा रहा, केस स्टडी रही, और विशेष करके हिंदुत्व के लिहाज से, राम मंदिर के लिहाज से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी के लिहाज से कहें, विचारधारा के लिहाज से कहें, तो उनका जो शुरुआती आपको नारा ध्यान में हो, अयोध्या, मथुरा, काशी, इसकी बात वो करते थे। और राम मंदिर मूवमेंट को जब 90s में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया, जिसको पालमपुर अधिवेशन कहते हैं, वहां से जब शामिल किया तो बेसिकली वो एक हिंदू, यूनाइटेड हिंदू, एक वोट बैंक उसको क्रिएट करने की। और उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत फ्रैक्चर्ड था, बहुत सी कास्ट डिवाइड था, रीजन डिवाइड था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसके बावजूद वहां का कोई सब नेशनलिज्म नहीं दिखता है, जैसे देश के दूसरे राज्यों में हो। जैसे आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु की एक नेशनल सब आइडेंटिटी दिखती है, मराठी, गुजराती, तो ऐसी आपको आइडेंटिटी आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। यहां भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हिंदू के नाम पर एक बड़ा, एक जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक, अगर उनको हम अवेयर कर दें, उनको यूनाइट कर दें, तो एक साथ हम उनको आगे ले जा सकते हैं। अभी तक जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण बनिया पार्टी, यानी अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग किए, वो 90s के दौरान ही हुए। और अगर आप उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेताओं में देखें तो उन सभी नेताओं में आप जो सबसे बड़ा नाम रहा, जिसको हम कहें कि सिंघल जी के बाद जो चेहरे के तौर पर दिखते थे, तो कल्याण सिंह लोध कम्युनिटी से आते थे, पिछड़ी जाति के नेता थे। और जिसको हम कहें कि अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उससे सटे हुए मध्य प्रदेश में, क्योंकि यूपी एमपी का बॉर्डर एक साथ है और बुंदेलखंड में दोनों एक जगह जाते हैं, तो एक तरह से कहें कि जो पैन इंडिया ब्राह्मण बनिया डोमिनेटेड पार्टी से जो जिसको हम कहें कि ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी की तरफ बढ़ी, तो उसमें कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रही, उमा भारती की बड़ी भूमिका रही। ये दोनों लोध समाज से आते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता विनय कटियार थे, अगर आपको याद हो। एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मूथ तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन वहां से निकलकर उसको समझ में आया, और जिसको पूरे देश में वो चलाता है कि अगर जब तक हम हिंदू यूनाइट नहीं कर पाएंगे, एक हिंदू नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको, देश को, जिसकी हम बात करते हैं कि जो संघ बात करता है बार बार कि हम एक ऐसा अखंड भारत देखते, तो हम कभी कर ही नहीं सकते। उस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की, सरकार भी बनी, लेकिन उसके बाद जब बाबरी ढांचा गिरा तो सरकार चली गई, चार राज्यों की सरकार। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के एजेंडे से पीछे नहीं हटना ठीक समझा। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो राम, और आज के संदर्भ में कहें तो चूंकि बहुत कुछ एंटी सनातन चल रहा है, तो सनातन और राम, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव क्रिएट किया। हिंदुओं के मन में एक, जिसको कहें कि विश्वास जगा कि कोई हमारी भी पार्टी है जो मुस्लिम अपीजमेंट से बाहर निकलकर बात करती है। और जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ना कि रीजन्स में, अलग अलग कास्ट में, उन सबको एक साथ लाने में कामयाबी मिली। ये पहला चरण था। दूसरा चरण क्या था, जो शुरू हुआ 2007 और 2012, उत्तर प्रदेश ने मायावती और अखिलेश यादव को क्लियर मैंडेट दिया, एकदम। और जब वो उन्होंने मैंडेट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि देखिए, इस मैंडेट के बावजूद उतना नहीं कर पाए जितना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए करना चाहिए था। यहाँ के लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है, यहाँ हम इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, यहाँ जुर्म बहुत ज्यादा है, अपराध है, क्राइम सीन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े माफिया हैं, कहीं भी कोई कब्जा कर लेता है, कहीं कोई सड़कें नहीं है, कहीं कोई हाईवे नहीं है, कोई एयरपोर्ट बड़े नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट थे। अभी आज जब उससे आगे हम आगे आते हुए देखते हैं, और 2014 का चुनाव, जिसमें निस्संदेह अमित शाह ने जो कास्ट इक्वेशन बैठाया, वो मानना चाहिए कि एक गुजरात का आदमी, और अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि जब वो तड़ी पार थे, जब गुजरात से उनको इजाजत नहीं थी कि आप गुजरात जा सकते हैं, तो उस समय का उपयोग उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझने में लगाया। यानी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, उत्तर प्रदेश को जीते बिना आप नहीं आ सकते। 2014 में जब ये समझ में आया कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने तय किया कि हम काशी से भी लड़ेंगे, तो वडोदरा और काशी। अब ये उस समय एक बहुत बड़ा दांव था, एक जिसको कहें कि आप अपने स्टेट से बाहर आ रहे थे, दूसरे स्टेट में आ रहे थे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस था, एक तरह से कहें कि एक एंटी टाइप का माहौल बनाने की कोशिश होती थी। लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में कहा, और ये मैं चाहूंगा कि तमिलनाडु के लोग भी सुने,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां सब नेशनलिज्म नहीं है, कोई रीजनलिज्म नहीं है। यानी अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आए और वहां उत्तर प्रदेश में आप ये कहें तो ऐसा संभव नहीं कि वो कहे कि नहीं। एक समय में उत्तर प्रदेश के जितने चीफ मिनिस्टर्स हुए वो सब के सब उसके पहाड़ी वाले हिस्से के थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि कौन है। मुलायम सिंह और मायावती दोनों वेस्टर्न यूपी से थे, इटावा, सैफई और ग्रेटर नोएडा। उधर की बात करें तो अगर वीर बहादुर सिंह की बात करें तो गोरखपुर से थे, अब योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का समीकरण था उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू, दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा कास्ट इक्वेशन, और जो सबसे बड़ी बात थी जो नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व का मॉडल था, जिसको हम लोग गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं, एस्पिरेशंस दिखाई। लोगों को कहा कि तुम सबसे बड़े राज्य के लोग हो लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हें सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि तुम दूसरे राज्य में जाकर एक तरह से कहें कि। और मुझे याद है, मैं 2007 का एक रोचक, आपको, हमारे एक मित्र थे 2007 में, वहां खुटहन एक असेंबली सीट है, विधानसभा सीट है जौनपुर में, वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी को वहां भाषण देने के लिए आना था, और चूंकि वो जब आ रहे थे तो उनकी एक आदत होती थी कि वो बात करते थे, तो उनके यहाँ से फोन आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां का क्या इक्वेशन है, क्या सारी चीजें हैं, तो मैंने उनको सब कुछ बताई। उस वक्त नरेंद्र मोदी का मुझे भाषण याद है, 2007 खुटहन असेंबली सीट, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि ये हमें देख के बहुत अच्छा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग गुजरात में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें तो ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, स्किल्ड मैन पावर मिलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा समय भी आए कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग उत्तर प्रदेश में काम करने आए। आज 2 बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद ये स्थिति है कि देश के कई ऐसे शहर हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के शहर भी शामिल हैं, जहां लोग नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम किया और इतने फ्रंट्स को एक तरह से कहेंगे मैनेज करते हुए वो वहां पहुंचे।